Welcome to Saraswati IAS. I hope you are doing fine. So let's start our daily quiz. Our first question is: Consider the following statements with reference to UNESCO. ये आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में भी था और आप कई सारे न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे। ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड है जो इसका लिवरपूल पहले वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में था, जो यूके का। आप एक डोकिंग सुने होंगे जो कि 17-18 सेंचुरी में काफी ट्रेड हब के लिए वो बहुत ज्यादा वहां पे जितने भी नाय वगैरह थी वो क्या करती थी, वहां पे जाकर डॉक करती थी। तो वहां पे एक बहुत बड़ा वो ट्रेड हब था। अब उसे 2004 में उसे क्या किया कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसे डाल दिया। यूनेस्को ने उसे 2004 में उसके वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया और फिर 2012 में आप उसे वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर लिस्ट में डाल दिया। आप अगर प्रीवियस जितने भी मेरे वीडियोस हैं आप देखे होंगे, अभी आई थिंक 19 जुलाई का अगर आप वीडियो देखे होंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लेरिफाई किया हुआ है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है क्या। वो डिसाइड करती है कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो क्या होंगे, शामिल होंगे, और कौन से ऐसे साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर लिस्ट में साइन होंगे, और कौन से ऐसे साइट्स हैं जो पहले से इंक्लूड हैं और उन्हें वार्निंग देके हमने वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर लिस्ट में शामिल कर दिया है। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं, मतलब कि वहां पे कुछ उसके जो विपरीत काम कर रहे हैं, उसके अपोजिट में काम कर रहे हैं, जितना वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करी वो नहीं हो रहा है, तो किसको बाहर करना है वो सब ये कमेटी क्या करती है, डिसाइड करती है। तो 2004 में लिवरपूल को क्या किया गया, 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। 2012 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर लिस्ट में शामिल किया गया, उसे वार्निंग दिया गया। लेकिन फिर भी अगर नहीं माना है अभी तक, तो अभी आप हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की क्या हुई, अभी चाइना उसका चेयरमैनशिप है, जो चाइना के अंडर उसके चेयरमैन है। और फोंजोहू में जो चाइना का एक प्रांत है, वहां पे क्या हुआ, इसका एक मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो लिवरपूल यूके का है उसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या कर दिया, बाहर कर दिया। आप देखेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अब क्या लिवरपूल बाहर हो चुका है। तो इसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है उस वर्ल्ड यूनेस्को के बारे में। दो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनेस्को, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है यूनेस्को कॉन्स्टिट्यूशन साइंड ऑन 4 नवंबर 1946। मतलब कि जो यूनेस्को का एक कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना संविधान होता है, उस संविधान को क्या साइन किया गया कब, 1946 में, 4 नवंबर 1946 को। दोनों स्टेटमेंट है, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, छांटना है, उसमें से देखना है कौन सा सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इंडिया यूनेस्को का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। उस समय केवल 20 मेंबर ऐसे थे कि जो रेटिफाइड के थे, इनिशियल रेटिफाइड केवल 20 मेंबर ही थे। एक अगर आप जानना चाहें कि कौन, मैं 2-3 एग्जांपल में आपको बता देता हूं। जैसे कि चाइना है, उसमें रेटिफाइड किया हुआ था। यूएसए है, वो भी रेटिफाइड किया हुआ था। यूके है, ये सब क्या पहले ही इनिशियल 20 कंट्री में क्या थे और यही फाउंडिंग मेंबर में भी आते हैं। तो इंडिया उस समय नहीं किया था और इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। यूनेस्को का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइंड किया गया था 1945 में, और 1946 में इस डेट को क्या किया गया था, उसके फोर्स में लाया गया था। जो उसका यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे फोर्स में इस दिन लाया गया था। मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। क्या हुआ था, यूनेस्को का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे साइन किया गया था 1945 में, और 1946 में उसे क्या, उसे फोर्स में आ गया था। तो अपना सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर आप देखेंगे तो नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा, मतलब डी आंसर क्या इसका सही है। ये कुछ आर्टिकल्स थे, आप ये देख लीजिएगा, मैंने इसका एक जिस्ट भी आपको समझा दिया है कि ऐसा क्यों ये न्यूज में आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफरेंस टू एवियन इन्फ्लुएंजा। जो एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में कुछ दो स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है। अब ये समझ लेते हैं कि न्यूज में क्यों है। अभी कल ही क्या ये न्यूज है, दिल्ली एम्स में एक हरियाणा का 11 ईयर ओल्ड एक बॉय क्या होता है, वहां पे एडमिट हुआ था और उसे बर्ड फ्लू था। उसे क्या था, बर्ड फ्लू था, और उसका डेथ हो गया। ये इंडिया में पहला ऐसा केस है जो आया है सामने कि बर्ड फ्लू से किसी का डेथ हुआ है। तो दिल्ली एम्स में ये एडमिट था और 5-6 दिनों के भीतर, मतलब अंदर ही ये बच्चे के क्या हुआ, डेथ हो गया। तो एवियन इन्फ्लुएंजा अभी न्यूज में था, इसलिए मैंने उस पर एक आपको बना दिया है। एवियन इन्फ्लुएंजा का ही है, या फिर आप फ्लू भी कर सकते हैं इसे। एवियन फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो कॉज करता है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने दिया है, द वायरस इज स्प्रेड ओनली थ्रू सिक बर्ड्स।
मतलब कि जो वायरस है वो किससे फैलता है, केवल जो पहले से संक्रमित हैं, जो भी बर्ड्स हैं वो अगर संक्रमित हैं तो उनकी वजह से क्या करेगा, फैलेगा। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, फर्स्ट केस डिटेक्टेड इन ह्यूमंस इन 1996 गीस इन चाइना। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो पहला केस डिटेक्ट हुआ था वो 1996 में गीस चाइना में किया गया था। गीस क्या है, एक शहर है चाइना का, वहां पे पहला केस एवियन फ्लू का हम लोग ह्यूमन के केस में हम लोग पहला उस ईयर में हम लोग डिटेक्ट किए थे। देखिए पहला स्टेटमेंट भी गलत है। देखिए ओनली मैं आपको पहले दिन ही बताया था, जब भी कोई ओनली आ जाए या फिर एनी आ जाए, मतलब एक लगे कि उससे वही केवल हो, तो हमें एक बार स्टॉप करके सोचना होगा क्योंकि वो आंसर सही है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। केवल 6 बर्ड के नहीं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी है। क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये वायरस फैलता है। तो केवल 6 बर्ड्स ही नहीं उसे फैलाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, 1996 में पहली केस तो मिली थी, पहली केस मिली थी, वो क्या कहते हैं, केवल अभी बर्ड्स में मिला था। मतलब पहला केस ह्यूमन में 1996 में डिटेक्ट हुआ था गीस चाइना में ही, लेकिन वो बर्ड्स में मिला था, ह्यूमन में नहीं मिला था। आप जब जाएंगे 1997 में, जब आप 1997 में हांगकांग के एक शहर में हमें ये क्या मिला था, एक पहला केस हमें डिटेक्ट हुआ था ह्यूमन में। एवियन फ्लू का पहला केस ह्यूमन में हमें 1997 में मिला था, 1996 में नहीं मिला था। 1996 में हम लोग पहली बार एवियन फ्लू को क्या किए थे, डिटेक्ट किए थे किसी बर्ड में, ह्यूमन में नहीं, किसी अन्य मतलब कि बर्ड्स वगैरह में हम लोग पहली बार उसे डिटेक्ट किए थे इस पृथ्वी पे, मतलब यहाँ हम लोग पहली बार। तो ये इसके कुछ दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में भी हमारा डी आंसर आ जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। पहला स्टेटमेंट ह्यूमन टू ह्यूमन भी है, दूसरा स्टेटमेंट में 1997 में हम लोग हांगकांग शहर में हम लोग पहली बार ह्यूमन में डिटेक्ट किए थे, और 1996 में हम लोग ये डिटेक्ट किए थे एवियन फ्लू को पहली बार। तो ये अपना दूसरा स्टेटमेंट भी इसलिए गलत है। अब हम चलते हैं, ये आर्टिकल्स आप देख लीजिएगा, द हिंदू का ही आर्टिकल्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पीआईबी से लिया हुआ है। पीआईबी से क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू आकाश एनजी। एनजी का मतलब कि न्यू जनरेशंस, ठीक है, न्यू जनरेशंस। और आकाश आपके आते ही समझ जाओगे आकाश क्या है, न्यू जनरेशन का है। आकाश देखिए एक मिसाइल है। अभी हम पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा। आकाश, दिस इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब कि धरती से और आसमान में जो मिसाइल्स होते हैं लड़ाई करने की जिसके पास क्षमता होती है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल एंड हैव हाई मैन्यूवरिंग टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट। मैन्यूवरिंग की मतलब जानते क्या होता है, मैन्यूवरिंग मतलब मान लीजिए कि ये अगर आप देखे होंगे अभी सैटेलाइट्स रसिया और इंडिया के, अभी आप हमें लग रहा है कि महीने भर की न्यूज है, महीने या अभी करंट का न्यूज है, इंडिया और रसिया की सैटेलाइट आपस में अब लड़ने वाली थी ऊपर। तो फिर से जब रसिया ने इसे मतलब न्यूज जब बाहर कर दिया, तो इंडिया ने क्या कहा था कि हमारे अपने मैन्यूवर करके और सैटेलाइट्स को दूर कर लिया है। मतलब मैन्यूवरिंग मतलब होता है कि एयर में ही किसी की रास्ते बदल देना। मैन्यूवरिंग यानी चेंज करना पाथ को चेंज करना। तो जो आकाश एनजी है उसके बारे में दिया गया था कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, और उसके बाद हाई मैन्यूवरिंग पावर है कि एरियल थ्रेट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और दूसरा स्टेटमेंट है डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड प्लान टू इंडक्ट इन आईएएफ, मतलब इंडियन एयरफोर्स। इसे डेवलप कौन किया गया, डीआरडीओ ने, और प्लान किया जा रहा है कि इंडक्ट किया जाएगा हम लोग कहाँ, इंडियन एयरफोर्स में। ये दो स्टेटमेंट थे और दोनों स्टेटमेंट आकाश एनजी के रिगार्डिंग क्या है, सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसके आंसर क्या है, बोथ 1 और 2। पहला स्टेटमेंट आप सरफेस टू एयर मिसाइल हाई मैन्यूवरिंग है, उनके पास मतलब कि रास्ते बदलने के लिए काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और इसे आईएएफ में भर्ती करना है, इंडक्ट करना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है और क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। देखिए इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, ठीक है। दिवालिया मतलब कोई बैंक है या फिर कोई पर्सन ही है, बैंक से लोन लेता है, या कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है, और वो क्या करती है, लोन वगैरह लेती है गवर्नमेंट से, और उसके पास अब पैसा चुकाने का ही नहीं है। अब वो ताकत ही नहीं है कि वो अपना जो पैसा लिया है उसे अब वो फिर से रीपे कर पाए, मतलब फिर से वो जो पैसा लिया था उसे रीपे कर पाए, तो उसे हम लोग इंसॉल्वेंसी की कैटेगरी में लाते हैं।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज द की पिलर ऑफ द इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड दैट कंसोलिडेट अमेंड्स लॉ रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। देखिए, अभी आप इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में इकोनॉमी सेक्शन में जाएंगे तो ये हेडलाइंस था, IBBI मतलब कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंड्स नॉर्म्स रिजोल्यूशंस प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड ओपिनियन। IBBI ने क्या करने जा रहा है, अपने नॉर्म्स को थोड़ा अमेंड करेगा। इससे क्या, वो रिसोल्यूशन जो प्रोफेशनल है उनको ओपिनियन भी अब लेना चालू करेगा, उसमें कुछ रिसोल्यूशंस अमेंड करके। तो जी देखिए, पहला स्टेटमेंट है ये सही है। 2016 में ही मोदी गवर्नमेंट में इसे हम लोग लॉन्च किए थे, स्टेब्लिश किया गया था कि जितने भी अगर बैंक दिवालिया हो रही हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है तो उनके साथ कैसे रिलेट करना, उन पे क्या केस लगेगी, उनको कैसे फिर से हम लोग इकोनॉमी में लाएं सेक्शन में, इन सब से सभी डील करने को करेगा IBBI, डील करेगी इन सब केस रिलेटेड, इन सब केसेस से। और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये पावर ही से दिया गया, आप देखेंगे स्टेटमेंट का जो हेडलाइंस है वो यही कह रहा है कि वो अमेंड करने जा रही है, तो इसे पावर दिया गया कि आप कोई लॉ बनाइए, कोई रिसोल्यूशन पास कराइए और उसे रीऑर्गेनाइज कराइए। कोई अगर इंसॉल्वेंसी आ जा रही है, कोई इंसॉल्वेंसी वाला केस, कोई दिवालिया वाला केस आ रही है, तो अपने लॉ के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से उसे अमेंड करके, उसे अच्छे से डील करके और उसे फिर से इंडेक्ट करिए। तो ये की पिलर है इन सब केसेस के, इंसॉल्वेंसी के जितने केस आते हैं उनके लिए ये की पिलर है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो आंसर क्या है, सी, बोथ 1 और 2 आपका सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PYQ, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया। पहला क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से लिया हुआ है और ये 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तीसरा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, तीनों में से कौन है जो कॉज करते हैं एसिड रेन को। एसिड रेन आप जानते होंगे, तो एसिड रेन इसमें से तीनों में से कौन है कि जो कॉज करते हैं। आप देखिए, अगर आप 19 जुलाई का भी अगर वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैं आपसे डिस्कस किया हूं कि जो एसिड रेन क्यों कॉज होता है। आप एक बार जाइएगा, 19 जुलाई का जो भी फिल्म्स पोस्टर वाली है सीरीज है, आप उसमें जाइए और देखिए कि उसमें कौन कौन सा है जो एसिड रेन को कॉज करते हैं, कौन सा ऑक्साइड सल्फर का क्या करेगा, ऑक्साइड नाइट्रोजन क्या क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन क्या, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है उस वाले वीडियो में, जो पहली वीडियो है। तो एक बार आप देखिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, जो सेकंड है और थर्ड है ये सही है, जो फर्स्ट है उसके वजह से एसिड रेन कॉज नहीं होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये क्या है, सही है, सेकंड और थर्ड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, इन दोनों की वजह से क्या करता है, एसिड रेन कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following had have shrunk immensely dried up in the respect past due to human activity। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी एक बहुत वास्ट वर्ड है ये। अभी आप जितने ग्लोबल वार्मिंग देख रहे होंगे, केसेस जितने आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब क्या ह्यूमन एक्टिविटी ही तो है जो इससे डील कर रहा है। तो आप इतना इसे छोटा शब्द न समझिएगा, ये बहुत बड़ा शब्द है और आपके हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक कॉन्टेक्स्ट में ये फिट हो सकता है अगर आप इसे बच्चे से डील करते हैं। तो ये पूछा है कि इसमें से कौन से ऐसे सी हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या कर रहे हैं, ड्राइड हो रहे हैं और बहुत तेजी से, इमेंसली ड्राइड हो रहे हैं, मतलब सूख रहे हैं। तो इसमें से देखिए, एरल सी है, ब्लैक सी है और लेक बैकाल है। तो जो आपका ब्लैक सी है ये भी आपका नहीं है आंसर, आपका गलत है, ये नहीं, ब्लैक सी की वजह से नहीं हो रहा है। आपका जो फर्स्ट है, आपका ये बी ऑप्शन, ये सही है। एरल सी एक बहुत ही बड़ा, आप देखेंगे जब मैप में आप जाएंगे तो मैप में आप देखिएगा, एरल सी ह्यूमन एक्टिविटी का एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इसकी पानियां जो है, इसके जो बहुत जल्दी से सूख रही है, बहुत ज्यादा, और ये बहुत नजदीक में, आप समझिए कि ऐसा पास्ट 2 to 3-4 ईयर्स में आप ऐसा देखने को मिला है, इमेंसली ड्राइड कर रहा है। ये 2018 का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 2016 और मॉडर्न हिस्ट्री से लिया हुआ है। आप देखिए, पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, और दूसरा है टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये तीन स्टेटमेंट हैं और ये पूछा है कि जो केशव चंद्र सेन है
वो इनमें से किससे एसोसिएट करते हैं, मतलब एस्टेब्लिशमेंट में कौन इनके साथ रहा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आप एक बार पढ़िएगा, केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द एबव, मतलब इसमें से कौन सा है जो केशव चंद्र सेन ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो जो पहला है आपका, ये राजा राम मोहन ने, जो राजा राम मोहन है, ये दो लोगों और के साथ मिलकर ये फॉर्म किया था, मतलब कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी को राजा राम मोहन, एडम स्मिथ और एक और, इनके साथ मिलकर ये फॉर्म किया गया था कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी को। लेकिन जो दूसरा है आपका, ये केशव चंद्र सेन ने ही स्टेब्लिश किया था, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों केशव चंद्र सेन के द्वारा ये बनाया गया है। तो आपका जो ऑप्शन है ये है सी। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, आप इन्हें मॉक के तरह भी लिया करिए, और जो प्रीवियस का क्वेश्चन है मैं आपको इसलिए देता हूं कि आप यूपीएससी की डिजाइन समझा करिए कि कैसे डिजाइन करती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आप एक बार इसे सॉल्व करिएगा। आपको धन्यवाद।